हाय गाइस, आवाज़ आ रही है? या सही? ओके श्योर। सो मतलब यार मैं फाउंडर हूँ, ठीक है। और फाउंडर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हमें ज्ञान देने का ना बहुत शौक होता है। मैं आपको ज्ञान दे सकता हूँ, पर मेरे को ज्ञान क्यों देना है? मैं ज्ञान नहीं दूंगा यार, उसके लिए आपके टीचर्स हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं आपको। मेरे को ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अपनी लाइफ मतलब जो मैंने सीखी हैं चीज़ें वो बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए क्या क्या वर्क करा और क्या मेरे लिए वर्क नहीं करा। सो बेसिकली आई एम द को फाउंडर ऑफ डेसीवर्ड एंड हम लोग शार्क टैंक में फीचर हुए हैं सीजन 1 में। शार्क टैंक में हमारे पास मतलब जो 5 जजेस थे उनमें से किसी ने भी हमें फंड नहीं करा। वो एक मतलब लगता है ना लोगों को यार ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई यार, शार्क टैंक में फंड नहीं हुआ। बट नहीं, वो शार्क टैंक में फंड ना होना बहुत छोटी बेइज्जती है। मतलब बेइज्जतियाँ बहुत सारी होती हैं। मतलब जब स्टार्टअप करते हो या फिर बिजनेस करते हो कोई भी, तो आपको लगता है ना कि यार एक छोटी सी चीज़ है वो बेइज्जती हो गई, और लोगों को भी लगता है कि यार तुम्हारी तो बेइज्जती हो गई यार, तुम शार्क टैंक पे फंड नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ठीक है। पर लोगों को ये नहीं पता कि हम 100 इन्वेस्टर से ऑलरेडी रिजेक्ट होकर आ चुके हैं। वो 5 लोगों के सामने रिजेक्ट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बट उसके बाद क्या चीज़ हुई वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। उसके बाद मेरे को जिन लोगों ने फंड करा, दे आर शार्क्स तो नहीं, यू कैन कॉल देम वेल। वो यूनिकॉर्न फाउंडर्स हैं। संदीप अग्रवाल हूँ जो ड्रूम के फाउंडर हैं, चाहे आकाश हो जो जिप इलेक्ट्रिक के फाउंडर हैं, चाहे नो ब्रोकर्स के फाउंडर हो, वो यूनिकॉर्न बना के बैठे हुए हैं। तो अल्टीमेटली एक चीज़ रियलाइज होती है कि हाँ ठीक है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको ये चीज़ नहीं सोचनी है कि यार कौन लोग मना कर रहे हैं, कौन लोग मना नहीं कर रहे हैं, तो आप हर चीज़ के ऊपर सही नहीं हो सकते हो। पहली चीज़ ये होती है। अब आपको भी ये लग रहा होगा यार कितनी बढ़िया लाइफ है यार, मतलब चलो ठीक है, मतलब कंपनी बढ़िया कर रही है, वी आर डूइंग रफली अ रेवेन्यू ऑफ 10 to 12 करोड़ रुपीज़ ईयरली, और बाकी सारा सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सबको यही लगता है कि यार सभी तो बढ़िया है। मतलब कि जो लोग जॉब कर रहे हैं वो भी यही, मेरे को जो मेरे दोस्त हैं वो भी सभी बोलते हैं कि यार तेरा बढ़िया है, तेरा बिजनेस चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, सब सही चल रहा है। पर उसके पीछे की स्टोरी किसको पता है? किसी को भी नहीं पता। जो फैक्ट है वो किसी को भी नहीं पता। अब इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी पीछे की स्टोरी बताता हूँ। ये स्टोरी स्टार्ट होती है मेरे फादर की साइड से। मेरे फादर एक गांधीनगर करके एक जगह है दिल्ली एनसीआर ईस्ट दिल्ली के अंदर, वहाँ पे वो रहते थे। छोटा से कमरे के अंदर रेंटेड रूम था उनका। मतलब मोस्ट प्रॉब्ली इतना बड़ा ही रूम होगा वो। उसके अंदर वो 4 भाई और उनके मम्मी पापा, मतलब मेरे दादा दादी, वो रहते थे, किराए पे रहते थे। मेरे दादाजी की रेलवे में जॉब थी। तो अब आप जब वो उस स्केल से, फिर मेरे फादर ने 12th पास आउट करी, फिर वहाँ से उन्होंने अपना, मेरे दादाजी ने उनको रेलवे के लिए उनको बोला कि यार एक काम कर, तू हमारे साथ ही लग जा रेलवे के अंदर ही, और हम लोग करते हैं आगे। तो उन्होंने दो नौकरियां करी कि मतलब रेलवे में भी कर रहे हैं नौकरी, और साथ में उन्होंने उस टाइम पे कलर टीवी आए थे, तो कलर टीवी फाइनेंसिंग का भी उन्होंने शुरू करा। तो वहाँ से उन्होंने मतलब पैसा जमा करना शुरू करा। फिर उसके बाद उन्होंने मालगाड़ी में भी, मतलब जब वो रेलवे में थे तो उन्होंने मालगाड़ी के बारे में भी समझा कि कैसे होता है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है, कैसा क्या होता है। तो अल्टीमेटली जब उनको ये चीज़ समझ में आई कि यार हाँ ठीक है, मालगाड़ी से ही माल जाता है, तो उन्होंने उसको लीज करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने उस चीज़ को लीज करना शुरू करा तब वहाँ से उनका पैसा बनना स्टार्ट हुआ। वहाँ से उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा पैसा बनाया। 95 तक उनके पास 4 मकान थे, और मतलब ईस्ट दिल्ली के अंदर ही उनका मतलब पूरा का पूरा 4 मकान थे, और उसके बाद बहुत सही चल रहा था सब कुछ। पर जैसा मेरे साथ था वैसे ही उनके साथ भी था कि वहाँ पे भी उनके साथ दिक्कत होनी शुरू हो गई। उनको मतलब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई उनके बिजनेसेस में, बाकी सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई, एंड आई लॉस्ट हिम। एंड उसके बाद उनकी शादी हुई 1998 में, एंड मैं उसके बाद आया, और मेरी भी लाइफ बढ़िया चल रही थी। मतलब 3-4 साल तक मेरी भी लाइफ बढ़िया चली। उसके बाद आई लॉस्ट हिम एट 2009, और मतलब उनकी डेथ हो गई। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे को जो वो चीज़ थी वो ऐसा लगा कि यार अब क्या, मतलब क्योंकि जब आप 8 या 9 साल के होते हो तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं होती कि यार कोई इंसान आपकी लाइफ से चला गया है। आप यही सोचते रहते हो, क्योंकि उस टाइम पे मतलब 8-9 साल की एज में ना लोगों को ये लगता है कि यार ये ना टीवी सीरियल चल रहा है, ये मूवी चल रही है कि वो बंदा वापस आ जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो मतलब 8-9 साल की एज में मतलब मैंने साइकिल भी चलाने सीखा था। तो मेरे पास ऐसा कोई बंदा भी नहीं था जो मेरी साइकिल चलाने में हेल्प कर दे, या मेरे को सीट पे बैठा के मेरे को गाइडेंस दे दे कि यार ऐसे साइकिल चलानी है, ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है। पर नहीं, वो भी नहीं हुआ।
ठीक है कोई नहीं। अब उसके बाद मैं मतलब मैंने सोचा, मैंने कहा चल ठीक है एक काम करते हैं इंजीनियरिंग करेंगे, क्योंकि मेरा जो बड़ा भाई है ताऊ लड़का उसने भी इंजीनियरिंग करी थी एंड मैंने भी सोचा, मैंने कहा चल इंजीनियरिंग करेंगे। तो 10th क्लास में 12th क्लास के अंदर ना मेरे को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली कि यार जो आपका एज ग्रुप है 10th 12th में, कि यार आपको ये लगता है कि यार हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम वैसा भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं हम लोग, जो कि फैक्ट है। आप सब कुछ कर सकते हो और आप किसी भी एक चीज़ के ऊपर फोकस मत रहो यार कि हाँ हमें यही करना है। आप साइंटिस्ट बन सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो अब जब मैंने ये चीज़ सोची, मैंने कहा अब मतलब इंजीनियरिंग ही करेंगे। अब इंजीनियरिंग के टाइम पे 2015-16 के टाइम पे ना एक शो आया था MTV ड्रॉप आउट। अब जब MTV ड्रॉप आउट आया तब मैंने पहली बार नाम सुना स्टार्टअप। ये स्टार्टअप क्या होता है? अब मेरे को स्टार्टअप के बारे में पता ही नहीं था। अच्छा चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब उस टाइम के बाद मैं अपना IIT की कोचिंग के लिए एक इंस्टीट्यूट में जाता था। तो वहाँ पे एक सर थे, राजवंश सर नाम था उनका। वो फिजिक्स वाला आज के डेट में जो है उसके वन ऑफ द ट्यूटर हैं, और वो फिजिक्स वाला के ऊपर उनकी मतलब आप सर्च कर सकते हो, अगर आप 10th या 12th में हो तो आपको वो फिजिक्स की क्लासेस लेते हुए मिल जाएंगी वहाँ पे। तो राजवंश सर ने मेरे को मतलब बताया कि यार मैं एक स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ और वो न्यूज़ की तरह है कि मतलब वो न्यूज़ लेके देंगे आधे घंटे, मतलब आपको 30 वर्ड्स के अंदर आपको न्यूज़ डिस्क्रिप्शन ला के देंगे। तो कहा ठीक है सर बहुत बढ़िया लग रहा है ये तो स्टार्टअप। तो उनको, और वो IT पास आउट थे, तो मेरे को ये लगा यार IT वाले बंदे जब स्टार्टअप कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, चलो ठीक है। अब उसके बाद जब मैंने 12th पास आउट करी, जब मैं बीटेक कर रहा था, तो बीटेक ड्रॉप करने का आइडिया मेरे पास जब ही आया, क्योंकि आपने अगर महेंद्र सिंह धोनी जो मूवी है वो देखी हो, तो जैसे वो बैठा होता है ना कि ट्रेन के आगे बैठा होता है, ऐसे करके बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि ट्रेन जा रही होती है, लिटरली वही चीज़ मेरे साथ हुई कि मैं यहीं पे गलगोटिया यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, तो मैं यहीं पे आता था अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने द्वारका से। तो मेरे को ये लगा यार 2 घंटे ट्रैवल करके आ रहा हूँ, प्लस एड ऑन मेरे को जो मेरे को आती है कोडिंग वगैरह, मैंने ऑलरेडी 12th तक सीख ली थी, मेरे को C++, जावा और PHP वगैरह सब आता था। तो मैंने सोचा ना यार जब मेरे को 2 साल मतलब 4 साल मेरे को बीटेक करनी है और ये सही चीज़ें करनी, तो इससे बढ़िया मैं क्यों ना ड्रॉप कर लूँ, और ड्रॉप करने के बाद मैं इसको आगे जाके देखूंगा कि यार कि कैसे इसके अंदर स्टार्टअप के अंदर वर्क कर सकते हैं। तो वहाँ से वो चीज़ स्टार्ट हुई। अब आपने ड्रॉप आउट कर दिया, आपको कुछ नहीं आता पता, आपको स्टार्टअप के बारे में कुछ नहीं आता पता, बट आज की डेट में मैं आप सबको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारी जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन के पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि हमारे पास ऑलरेडी रोल मॉडल सेट है। चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो जाकिर खान हो, चाहे वो रितेश अग्रवाल हो, चाहे जितने भी लोग हैं, ये हम लोगों ने देखा है कि यार ये लोग जीरो से उठ के आए हैं। कोई भी ऐसा बंदा नहीं कि जिसके मतलब मम्मी पापा बिल्कुल टॉप पे हो, पॉलिटिशियन हो, कोई कुछ हो, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। सबने जीरो से शुरू करा है। जब कोई इंसान जीरो से शुरू करता है तो आपको वहां से देख के मोटिवेशन मिलती है कि यार हाँ यार जब ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और यही चीज़ मेरे को रितेश अग्रवाल को देख के यही आई कि यार जब रितेश अग्रवाल उड़ीसा में कोई जगह का नाम है रायगढ़, वहां से आके दिल्ली NCR में बैठ के अपना ओयो जैसा इतना बड़ा ब्रांड बना सकता है। पीटर थिल जो कि फेसबुक के सबसे पहले इन्वेस्टर है, उनसे पैसा ले सकता है, उसके बाद वो इतना बड़ा ब्रांड बना सकता है। तो यार मैं दिल्ली में होके नहीं बना पाऊंगा तो फिर मेरे ऊपर तो थू है। तो अब वो वाली चीज़ जो थी वो चीज़ को मैंने थोड़ा सा रियलाइज करना कि यार अब इसको थोड़ा सा फोकस करते हैं। फिर मैंने वेंचर कैटलिस्ट करके एक कंपनी है वहाँ पे जॉब करी, जहाँ पे एक इन्वेस्टर है नीरज त्यागी, उनके साथ मैंने हैंड होल्ड मतलब उनसे समझा, उनसे गाइडेंस ली कि कैसे हम लोग बिजनेस करते हैं, क्या एंजल इन्वेस्टमेंट होती है, कैसा क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें करना सीखा। उसी टाइम फ्रेम के अंदर अनन्या जो मेरा को फाउंडर है वो पिच करने आया एंड ही जस्ट पिच टू मी कि यार करण व्हाई डोंट यू जॉइन मी एज अ को फाउंडर। मैंने कहा यार नहीं भाई, मतलब क्यों भाई, मैं टेबल के इस साइड बैठा हूँ, अब मेरे को तू टेबल के उस साइड आने के लिए बोल रहा है, तो ये चीज़ मेरे को नहीं चमकेगी यार, क्योंकि मैं अभी स्टार्टअप को गाइड कर रहा हूँ, मैं स्टार्टअप को फंड दे रहा हूँ। बट अब मैं स्टार्टअप को फंड देने की बजाय अब मैं स्टार्टअप बन जाऊँ, मैं आपसे लोगों से पैसा मांगता हूँ, ये मेरे को नहीं चलेगा। तो फिर मैंने सोचा, मैं क्या चल ठीक है एक बारी बात करते हैं बाकी फाउंडर्स से कि कैसे क्या करना है, या ऐसा रियल में पॉसिबल है या नहीं है। क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं 18-19 साल का ही था। जब 18-19 साल की एज में आपने शुरू करा तो मेरे को ये रियलाइज हुआ, मैंने कहा यार कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो मैं डेसिवोट के अंदर एज अ को फाउंडर चला गया। अब वहाँ से मतलब बहुत सारे, उसके बाद ही कोविड आ गया, कोविड के चक्कर में हम लोगों ने थोड़ा सा पैसा वैसा मिल गया था हमें, तो 4-5 लाख रुपए के अराउंड।
तो हम लोगों ने उसको यूटिलाइज करना शुरू करा। फिर वहाँ से हम लोगों ने एक और राउंड रेज करा अक्टूबर 20 के अंदर, और जब अक्टूबर 20 के अंदर हम लोगों ने पहला फंड रेज करा, सबसे पहला फंड रेज हमारा अक्टूबर 20 के अंदर था, तो अब मेरे को ये चीज़ लगनी शुरू हो गई, मैंने कहा यार अब सेट हो गई है लाइफ, कि हाँ अब बिल्कुल मतलब मस्त हो गया, पैसा आ गया अकाउंट में, अब मतलब मस्त सैलरी लेंगे, मस्त अपना बिजनेस चलाएंगे, सब कुछ मस्त होगा। सबको ये लगेगा, है ना, बिल्कुल बढ़िया होगी स्टोरी। पर मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, मेरी जो लाइफ है ना, मेरी लाइफ के ऊपर आप मूवी बना सकते हो और 100-200 करोड़ रुपए तो आराम से बनेगा। क्यों? उसके पीछे एक स्टोरी है कि भाई मेरी लाइफ यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। मेरी लाइफ अब जब मेरे को अक्टूबर में फंडिंग मिल गई है, उसके बाद मेरी लाइफ और ज़्यादा स्ट्रगलिंग हो जाती है। उसके पीछे का रीज़न, जनवरी 4 तारीख को 2021 को आई गॉट ब्रेन स्ट्रोक। सो ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपकी मतलब राइट साइड की मेरी बॉडी जो थी वो पूरी की पूरी पैरालाइज हो गई थी। मेरे गले में क्लॉट आ गया था, मतलब मैं बोल नहीं पा रहा था। मतलब अगर मैं बोलने का ट्राई भी कर रहा था तो मैं चा चू ची इसके अलावा कुछ नहीं बोल पा रहा था। और उस टाइम के अंदर मेरी ऐसा हो गया था हाल कि 3 महीने तक मैं बेड रिडन था, 2 महीने तक मैं हॉस्पिटल में था। और वो वाला टाइम फ्रेम ऐसा था कि पता नहीं था किसी को कि क्या होगा आगे। उस टाइम पे मतलब मैं अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा लकी मानता हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी, यार मेरे पास जो को फाउंडर्स हैं, मेरे साथ जो इन्वेस्टर्स हैं, वो हमेशा साथ खड़े हैं और शुरू से खड़े हैं। मतलब अगर आप ये चीज़ सोचो कि यार आपके पास कोई ऐसा को फाउंडर है, ऐसा कोई बंदा है जिसको आप ट्रिगर ही मतलब आप बोल नहीं सकते कि यार ये मतलब पिच करना है तो तू पिच करके देखे। अब मैं पिच भी नहीं कर सकता इन्वेस्टर्स को। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे को बोलना ही नहीं आ रहा। मैं बोलने का ट्राई भी कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में चल रही है वो चीज़ है कि मेरे को ये बोलना है इन्वेस्टर को, तब भी नहीं बोल पा रहा हूँ। इवन जब शार्क टैंक भी आया तो मतलब बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ नोटिस ही नहीं करी कि शार्क टैंक के टाइम पे जो मेरी कम्युनिकेशन थी वो भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वीक थी। मतलब मैं बोल भी नहीं पा रहा था, इंग्लिश छोड़ो हिंदी छोड़ो, कुछ भी नहीं बोल पा रहा था मैं। तो मतलब इवन आज भी अगर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता हूँ या फिर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा होता है कि यार मैं थक गया हूँ, तो मेरे वर्ड्स अभी भी मतलब थोड़े थोड़े ऐसे ऐसे उल्टी सीधी जगहों से निकलते कि यार हाँ मैं पर्दे को खिड़की बोल देता था। और मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो मेरे को मतलब ऐसा लगा कि यार मैं कैसे करूँगा यार आगे काम। उस टाइम पे मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने मेरे को एक चीज़ बोली जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी। उनका नाम है रोहित राज, जो अभी डंडील करके कंपनी है उसके फाउंडर हैं। ही सेड कि यार करण ना सुपरस्टार है, वो निकाल लेगा, वो कर लेगा। अब जब आपको इन्वेस्टर्स से या आपके को फाउंडर्स से ये मोटिवेशन मिलती है ना, मेरे को फाउंडर्स ने भी बोला कि यार ठीक है इन्वेस्टर मना ही तो करेगा, 100 इन्वेस्टर्स मना कर चुके हैं ऑलरेडी, तो अगर 50 इन्वेस्टर्स मना कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, बाकी इन्वेस्टर्स को पिच करेंगे। और फैक्ट यही हुआ कि बहुत सारे लोगों ने मना करा, बट जिन लोगों ने भी मेरी कंपनी के ऊपर या मेरे ऊपर ट्रस्ट करा, आज के डेट में उनके पास मल्टीफोल्ड हो गए यार। मतलब लिटरली उनका पैसा बहुत ज़्यादा बन गया है और अभी आने वाले टाइम पे और ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़। अब एक जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मेरे को जो लगती है ना, वो ये लगती है कि यार हम अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा ना ऑब्सेस्ड हैं कि यार मतलब यार ऐसे कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। हमारे पास हमें सब पता है कि यार हमें ये चीज़ करनी चाहिए, हमें पता है कि यार हमें वेल्थ है यहाँ से बनानी है, हमें ये पता है कि यार हम पैसे ऐसे बना सकते हैं, वैसे बना। ये मत सोचो, ये मत सोचो, कुछ भी मत सोचो। अपनी लाइफ है, रियलिटी चेक में रहो कि आपको ये नहीं पता कि आपका कल क्या होगा। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, पढ़ो, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या स्कूल स्टूडेंट हो, अगर आप अपनी करियर बिल्डिंग वाली स्टेज पे हो तो आप अपने करियर बिल्डिंग के ऊपर फोकस करो। स्ट्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें, अभी मतलब एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, ये सारा हो गया। अब इसी साल जनवरी के अंदर मेरे को आफ्टर स्ट्रोक एंजाइटी नाम की एक चीज़ होती है, वो होनी शुरू हो गई। मतलब मैं मेट्रो के अंदर भी ट्रैवल नहीं कर पा रहा था, मेरे को क्लॉस्ट्रोफोबिया हो गया था। अब ये क्लॉस्ट्रोफोबिया मैंने सुना भी पहली बार, मेरा जो एक दोस्त है वो कह रहा इसको अमीरों वाली बीमारी हो गई है। तो अब ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं, आप कहीं पे भी इसको ट्रिगर नहीं कर सकते कि यार हाँ ठीक है हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं इस चीज़ के लिए। आप कभी भी बीमारियों के लिए, इसके लिए, उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते हो। आपको सिर्फ एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि आप कैसे स्केल अप करना चाहते हो, अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहते हो। आपको अगर अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, अपनी लाइफ के बारे में जीना है, अगर आपको अपने घर वालों के लिए सोचना है, घर वालों के लिए जीना है, तो आप इसी चीज़ के बारे में सोचो कि यार हम हर चीज़ कर लेंगे पर टाइम लगेगा।
और मतलब हर चीज़ बुरी नहीं होती कि यार टाइम लगे, क्योंकि मेरे दिमाग में शुरू से यही है और अभी भी यही है कि यार वो 25 साल की एज में 30 साल की एज में ना मेरे को यूनिकॉर्न बनाना है, ठीक है। तो ये वाली जो मेंटालिटी होती है ना, ये वाली मेंटालिटी बहुत ज़्यादा लोगों की अच्छी होती है और बहुत ज़्यादा लोगों की बेकार भी होती है, क्योंकि वो इसी स्ट्रेस में घूमते रहते हैं कि यार हाँ ठीक है 25 साल की एज में 30 साल की एज में मेरे को यूनिकॉर्न बनाना है, मेरे को हार्वर्ड में जाना है, मेरे को कोलंबिया में जाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को सैट की प्रिपरेशन करनी है, मेरे को आईलेट्स की प्रिपरेशन करनी है, मेरे को आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है, मेरे को एम्स की प्रिपरेशन करनी है। पर क्यों करनी है कोई नहीं बताता, किसी को पता ही नहीं है। पता कैसे होगा? क्योंकि आपने तो दिमाग में वो सेट कर रखा है ना कि यार हाँ मेरे को अचीव करना है, ये चीज़ अचीव करनी है, वो चीज़ अचीव करनी है, पर मेरे को नहीं पता कि क्यों करनी है अचीव। अब एक सबसे सिंपल सी चीज़ होती है कि जब आप मतलब आप 10th या 12th में हो, ठीक है, मेरे टाइम पे भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनकी 10th और 12th में मेरे से काफ़ी ज़्यादा अच्छी परसेंटेज, काफ़ी ज़्यादा अच्छी CGPA आई थी। और आज की डेट में मैं उनको देखता हूँ तो दे आर वर्किंग इन TCS, दे आर वर्किंग इन विप्रो, दे आर वर्किंग, मतलब ये कंपनियाँ बुरी नहीं है बट उनकी सैलरी 30-40 हज़ार रुपये। मतलब लिटरली आई वॉज लाइक यार तुम क्या कर रहे हो, मतलब तुम्हारी 10th में 10 CGPA आई थी और तुम ये चीज़ कर रहे हो। तो मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, सॉरी मैम आप लोगों को बोला बट एक्चुअली में फैक्ट यही है कि मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। और मतलब ये बहुत मतलब मूवीज में भी देखा होगा ना कि एक सिंगल शीट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती, बट ये फैक्ट है। ये बिल्कुल मत सोचना कि यार हाँ मेरे मार्क्स नहीं अच्छे है। अब एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ मैं, मेरा 10th में सब्जेक्ट था कंप्यूटर साइंस का, तो कंप्यूटर साइंस के अंदर मैंने एक पूरी की पूरी थ्योरी बनाई थी, पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाया था 10th के अंदर। आप मतलब जब आपके पास अगर किसी के पास कंप्यूटर साइंस है तो आपको एक प्रोग्रामिंग आपका जो वो होता है कंप्यूटर साइंस की जो लैब होती है उसमें एंड में आपको 30 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल होता है उसके अंदर एक प्रोग्राम बनाना होता है। मैंने प्रोग्राम बनाया था मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के ऊपर कि आप उसमें इनवर्स वगैरह डिटर्मिनेंट वगैरह सब निकाल सकते हो, मैंने वो बनाया था। अच्छा ठीक है भाई बहुत बढ़िया, मतलब मेरी टीचर को भी पसंद आया। जो मेरा मतलब जो आया था मतलब एग्जामिनर आया था, एग्जामिनर ने मेरा पूरा का पूरा मोटिवेशन ही खत्म कर दिया। कहता यार तुम ये क्यों बना रहे हो, ये तुम बना रहे हो तो इससे तो मतलब ये तो बच्चों की चीज़ आसान हो जाएगी कि अगर बच्चों को मैट्रिसेस करनी है डिटर्मिनेंट करना है तो नंबर्स डालेगा ऐड ऑन करके वो हो जाएगा खत्म, तो तुम तो ये बहुत बेकार कर दो बच्चों के लिए। अब मेरा भी मोटिवेशन उस टाइम पे डाउन हो गया। मैंने कहा यार ये ऐसे यार ये तो फिर गलत बात है, मेरे को नहीं करना चाहिए था ये। बट जब मैं बीटेक करने पहुंचा कॉलेज में तो मेरे को पता चला भाई मैटलैब करके एक ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है जो ये चीज़ कर रहा है। तो हर चीज में हर कोई बंदा सही नहीं हो सकता, तो आप इस चीज को डिफाइन मत करो कि यार हाँ ठीक है मेरे ये जो मार्क्स आएंगे इन मार्क्स के ऊपर ही मेरी फ्यूचर डिसाइड है। नहीं होता फ्यूचर डिसाइड आपके मार्क्स के ऊपर, बिल्कुल भी नहीं होता। पर हाँ ये चीज डिसाइड होती है कि आप कौन से कॉलेज में जाओगे, और कॉलेज में जाना भी इंपॉर्टेंट नहीं होता इतना। मैं ड्रॉप आउट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, पर ये सच्चाई है कि कॉलेज में अगर आप जाते हो तो आपके लिए ये भी डिसाइड नहीं होता कि यार हाँ IIT के बच्चे ही सबसे ज्यादा टॉपर निकलेंगे। अगर मैं आपको स्टैट बताऊं ना तो जितने यूनिकॉर्न फाउंडर्स हैं, 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न फाउंडर्स हैं आज की डेट में इंडिया के अंदर, जिसके अंदर 40% ही IIT IIM वाले बंदे हैं। बाकी 60% कौन से हैं, वो कौन सी IIT में गए हैं, वो कौन से IIM में गए हैं, किसी भी IIT IIM में नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए डिग्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर डिग्री आपके लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है? आपको कनेक्शंस मिलते हैं वहाँ पे, आपके दोस्त होते हैं वहाँ पे, आपके जो कनेक्शंस हो वो वाले कनेक्शंस है कि यार हाँ ठीक है वो बंदा किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, वो बंदा किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। और अल्टीमेटली मतलब मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करा है तो मेरे को ये बहुत ज़्यादा मतलब वो लगता है कि यार काश मैं दोबारा कॉलेज रीजॉइन कर पाऊँ। ये इसलिए नहीं कि हाँ मेरे को डिग्री करनी ना, मेरे को डिग्री नहीं करनी है, मेरे को इसलिए कॉलेज दोबारा ज्वाइन करना है ताकि मैं चिल मार पाऊँ यार। मतलब जो कॉलेज के बच्चों ने चिल मारे हैं अपने टाइम पे कि यार हाँ ठीक है वो घूमने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, मजे मार रहे हैं कॉलेज में, वो मैंने नहीं करा, वो मैंने मिस आउट कर दिया। तो क्या मैं उसके लिए क्रेव करता हूँ? बिल्कुल करता हूँ। पर क्या मेरे को सिर्फ उस डिग्री की भूख है? नहीं। वो डिग्री सिर्फ वो डिग्री या फिर आपके जो मार्क्स होते हैं वो आपको सिर्फ एक ही चीज तक स्टेबल कर सकते हैं कि यार हाँ ठीक है आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा या आपको माइक्रोसॉफ्ट या इन सारी कंपनीज में आप फॉर्म डाल सकते हो, आप अपना रिज्यूमे डाल सकते हो, दैट्स इट। पर उसके बाद आप क्या करोगे वो आपके हाथ में है। वो आप मतलब लोग बोलते हैं कि यार लकीरों में लिखा होता है, लकीरों में कुछ नहीं लिखा होता, सब आपके हाथ पे लिखा होता है कि यार आपने करना क्या है। जो आपने करना है वो आपकी डिग्री मैटर नहीं करती, वो आपके मार्क्स मैटर नहीं करते। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। और मार्क्स और ये डिग्री मैटर करती है पर वो उस लिए मैटर करती है कि यार आपको किस लेवल पे पहुंचना है।
अगर आप उस लेवल पे पहुंच गए हो तो आपको ये सब चीज़ें मैटर नहीं करेंगी। और अब इसको यहीं पर आप लोग करते हैं। प्लस इसके बाद एक छोटी सी शायरी है, जो सबसे पीछे रहता था आज वो अव्वल हो गया, जो सबसे पीछे रहता था आज वो अव्वल हो गया। लगता था कि कमी कुछ है लाइफ में, पर अब लग रहा है कि वो पूरा हो रहा है। थैंक यू सो मच।